बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हलके इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए हैं। उन्हें पैगाम दिया गया है कि इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, और किसी भी वक्त से मुराद 2023 नहीं बल्कि इससे पहले का अरसा है। और पीपल्स पार्टी के हलके जो मुझे इतला मिली है, और ख़ास तौर पर मेरे कल एक दोस्त से मुलाकात हुई जो पीपल्स पार्टी का हामी सहाफ़ी है, बहुत पुराना सीनियर सहाफ़ी है और पीपल्स पार्टी का बड़ा पुरजोश कारकुन भी उसे आप कह सकते हैं। तो उसके अब जो इस वक्त ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हलकों तक मौजूद हैं। तो उसने भी इशारतन ये तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारियां कर रही है, और इसकी तस्दीक बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात से भी होती है। और इसके अलावा अचानक ही आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि पीपल्स पार्टी के लीडरों के बयानात फिर से जारहाना हो गए हैं। ख़ास तौर पर कल जो बयान आए हैं उसमें कहा गया है कि इस शफाक और ज़ालिम हुकूमत से निजात हासिल करना लाजमी हो गया है। और इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के लीडरों को ये हदायत भी मिल गई है कि आपने बयानबाजी के ज़रिए ये फ़ज़ा बनानी है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। मुझे ये नहीं पता कि पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हलकों को ये इतलात जो दी गई हैं वो बिलावल की तरफ से ही दी गई होगी या आसिफ जरदारी की तरफ से दी गई होगी। इनके पीछे किसकी यकीन दहानी है और किसकी इन्फॉर्मेशन है। मुस्लिम लीगी हलकों से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने इस तरह की बात नहीं की कि उन्हें इल्म है कि इलेक्शन होने वाले हैं। वो खामोश है इस मसले पर, लेकिन वो इस मसले पर पुरुम्मीद हैं कि अगले इलेक्शन में जो भी हो जाए हम धांधली नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह का कि ये इंटरव्यू टीवी पर चला है और बड़ा तेज़ है। उन्होंने जो प्लान बताया है कि हुकूमत या हुकूमती हलके या जो भी आप समझ लें, तो उनकी तरफ से प्लान ये है कि अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को खड़ा ही नहीं होने दिया जाएगा। अगर उनको बिठाने में कामयाबी हासिल न हो सकी तो उनके कागजात नामजदगी ही मंजूर नहीं होने दिए जाएंगे, और मुकाबला कुछ और पार्टी होगा। मुस्लिम लीग को मुकम्मल तौर पर इलेक्शन के अमल से बाहर रखा जाएगा। ये मनसूबा जिसने भी बनाया है वो गालिबन अपने होशो-हवास में नहीं था, क्योंकि जो हालात बनने जा रहे हैं और जो हालात बन रहे हैं उनमें इस मनसूबे की कामयाबी का 10% इम्कान भी नहीं है। सुनने में ये आया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मसला कामयाब ना हो सका, और बाद लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन का ताल्लुक इंतखाबात से नहीं है, बल्कि ये 120 अरब रुपए की रकम का चक्कर है। इतनी रकम की मशीनें खरीदी जाएंगी और ये डबल कीमत पर खरीदी जाएंगी। तो 50% कमीशन जो है, यानी तकरीबन 60 अरब रुपए पीटीआई की जेबों में जाएंगे। तो ये मशीनों का खिलवाड़ सारा रकम के लिए किया जा रहा है, एक और फराड के लिए किया जा रहा है। और हो सकता है ये इतला दुरुस्त हो, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कि ये इतला दुरुस्त है। मेरा अंदाज़ा तो यही था कि ये इमरान खान की जो धांधली की स्कीम है ये उसके लिए मंगाई जा रही हैं। लेकिन हो सकता है कि ये दोनों ही बातें दुरुस्त हों कि 50-60 अरब रुपये हड़प भी कर लिए जाए और इलेक्शन में भी धांधली की जाए। तो मैं ये कह रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो ये ड्रामा खेल रहे हैं ये कामयाब ना हो सका और ये कामयाब नहीं होगा, तो फिर दूसरी सूरत में मुस्लिम लीगी लीडरों को, मुस्लिम लीगी उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और फिर मैं ये कहूँगा कि ये एक किसी ऐसे शख्स का ख्वाब है जो अपने होशो-हवास में नहीं है और जो पता नहीं कहाँ रह रहा है। नाज़रीन, मगरबी सरहद पर जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसके नतीजे में पाकिस्तान के अगले 5-6 महीने या साल या 1 साल बहुत सख्त वक्त की सूरत में आने वाले हैं, और शायद पाकिस्तान में इतनी हिम्मत ना हो कि वो इस सूरत हाल से नबरदाज़ हो सके। अमेरिका का जो मुतालिबा है वो तकरीबन नाकाबिल अमल है। अमेरिका, हम जो मर्ज़ी कहें, हम ठीक है, ये बात हम मानते हैं, हमें पता है कि तालिबान पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हकीकत का उसे भी पता होगा, लेकिन उसने काम लेना है, और वो काम लेने के लिए यही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि तालिबान आपके बस में है, इन्हें रोके और फ़लाँ इक़दाम करे और फ़लाँ इक़दाम करे। वो बड़े ख़तरनाक किस्म के इक़दामात तजवीज़ कर रहा है जो पाकिस्तान के बस में नहीं होंगे। और अगर पाकिस्तान ने इनकार किया, ज़ाहिर पाकिस्तान इस सिलसिले में माज़ूर होगा ये काम करने के लिए, तो फिर अमेरिका की तरफ से कुछ सख्त इक़दामात, मालियाती भी, सियासी भी, सिफारती भी हो सकते हैं, जिनके नतीजे में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात और संगीन दुश्वारियों का सामना होगा, क्योंकि पाकिस्तान माशी तौर पर पहले ही इमरान खान ने दिवालिया कर दिया है।
आपने ये खबर पढ़ ली होगी कि आलमी बैंक और IMF दोनों ने कहा है कि जो शर्तें आपने एग्री की थी उन पर अमल करें, वरना फिर मामलात मुश्किल हो जाएंगे। और मुश्किल मामलात की तशरीह ये है कि आलमी बैंक ने कहा है कि वो कर्जा नहीं देगा, यानी आइंदा उसकी तरफ से किसी कर्जे के मिलने की उम्मीद ना रखी जाए, ये बाब ख़त्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और IMF का जो फंड है वो उसकी जो किस्त है वो पहले से ही मुअत्तल है, वो मुअत्तल रहेगी, वो भी बहाल नहीं होगी। गोया कि पाकिस्तान को इमदाद के जो दो बड़े वसीले हैं कर्ज़ों के, वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान किससे कर्जा लेगा? चीन कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। वो अगर चंद महदूद और मखसूस मनसूबों के लिए कर्जा की तरफ से उसकी पेशकश मौजूद है, लेकिन वो 4% से भी ज़्यादा का सूद मांग रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। और फिर उसके बाद रह जाएंगे सऊदी अरब और कतर। तो सऊदी अरब की तरफ से भी मज़ीद किसी इमदाद की कोई तवक्को नहीं है, बल्कि पिछले चंद महीने पहले इन्होंने ऐलान किया था, पाकिस्तान की तरफ से ऐलान आया था कि सऊदी अरब पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट पर, यानी उधार कह लीजिए कि उधार की शक्ल में तेल देने के लिए तैयार है। लेकिन बाद में पता चला कि ये खबर भी गलत थी। तो ये पाकिस्तान जो माशी तौर पर इसका गला इमरान खान ने पहले ही घोंट के रख दिया है, तो नए हालात में पाकिस्तान की मईशत कहाँ से चलेगी? क्योंकि जो इन्होंने झूठ बोला है वो सबके सामने है। मसलन इन्होंने ये कहा कि हमारी बरामदात बढ़ रही हैं, हालांकि हमारी बरामदात कम हो रही हैं। ये झूठ पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में भी ये रद्द-बदल नहीं कर सकते। अवाम में ये, प्रेस में ये गलत इत्तलात देते हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बरामदात कम हो रही हैं और दरामदात बढ़ रही हैं। और दरामदात बढ़ने की वजह यह है कि इन्होंने ज़राअत का कर दिया सत्यानाश, और उसकी वजह से हमें खुराक पहले से ज़्यादा दरामद करना पड़ रही है। यहाँ तक कि गंदम जो पाकिस्तान में वाफर मिकदार में पैदा होती थी और हज़ारों बोरियां हर साल ज़ाया हो जाती थी, कि ज़रूरत से ज़्यादा होती थी, अब वो गंदम जो है पाकिस्तान दरामद कर रहा है। गंदम ही नहीं, चीनी भी दरामद कर रहा है। और गंदम और चीनी दोनों की जिस कीमत पर पाकिस्तान ये दरामद कर रहा है, ज़ाहिर है इसमें इमरान खान उसके साथियों का लाजमी हिस्सा होगा। वो जो आलमी मार्केट के जो निरख हैं उनसे ज़्यादा कीमत पर ये दरामद किए जा रहे हैं। इसका मतलब कि बहुत भारी किक बैक्स इस दरामद में लिए जा रहे हैं। और ये जो मालियत है वो पाकिस्तान के जो काश्तकारों को गंदम और गन्ने की और कपास की जो कीमत दी जा रही है, उस कीमत से ज़्यादा कीमत पर ये दरामद कर रहे हैं। ये यानी दोहरा जुल्म है कि एक तरफ तो ये पाकिस्तानी काश्तकारों को वो कीमत नहीं दे रहे जो कीमत ये बाहर के मुल्कों को दे रहे हैं, और दूसरी ये है कि इन्होंने ज़राअत का सत्यानाश कर दिया है। और अगले साल ज़राअत का ये मज़ीद सत्यानाश करेंगे। जो फसलें पैदा हो रही हैं वो भी पैदा नहीं होंगी, इसलिए कि इन्होंने एक तो जाली बीजों और जाली खादों का जाल फैला दिया है, जिसकी वजह से फसलें तबाह हो रही हैं। और दूसरी वजह यह है कि बिजली की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं कि वो काश्तकार फिर मौजूदा कीमत पर वो फसल तैयार कर ही नहीं सकता। बिजली की लूट मार में एक तो बात आपने सुन ली होगी कि सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं। सब्सिडी ख़त्म करने का मतलब ये है कि जो 22 रुपये का यूनिट है वो ऑटोमेटिकली 30-32 रुपये का हो जाएगा। और इसके बाद इन्होंने एक और जुल्म किया है, वो ये है कि जिस सारिफ का बिल 25,000 रुपये महीने का आएगा उसको 12.5% जुर्माना देना पड़ेगा। और ये एक प्लानिंग के तहत किया गया है, क्योंकि प्लानिंग ये है कि बिजली के नर्ख इतने ज़्यादा बढ़ा दो कि लोअर मिडिल क्लास के घराने जिनमें एक अदद टीवी है, एक अदद कंप्यूटर है, 2-3 पंखे हैं, बल्ब है, कूलर लगा हुआ है, फ्रिज है, तो उन घरों का बिल जो पहले नवाज शरीफ के दौर में या जरदारी के दौर में 6-7 या 8 हज़ार आता था, अब वो 20-22-23-24 हज़ार तक चला गया है। तो मज़ीद इजाफे से ये बिल जो है ख़ुद ब खुद 30,000 रुपये हो जाएगा। लोअर मिडिल क्लास इससे कम बिजली खर्च कर ही नहीं सकती। वो कंप्यूटर कैसे बंद करेगी, वो टीवी कैसे बंद करेगी, वो फ्रिज के बगैर कैसा गुजारा करेगी, वो कूलर के बगैर कैसा गुजारा करेगी। और जब ये 25,000 से बिल बढ़ेगा, 1 रुपया भी बढ़ेगा, तो हुकूमत उस पर 12.5% टैक्स लगा देगी, जिसका मतलब है कि ये 25,000 का बिल जो है वो 30,000 रुपये का हो जाएगा। तो ये लूट मार ये कर रही है। तो इस सूरत में ज़राअत की तरक्की के इम्कानात इन्होंने दफन कर दिए हैं। तो आने वाले जो साल है वो पाकिस्तान की ज़राअत के दिवालियापन के साल होंगे। और मईशत जो वो तो पहले ही दिवालिया हो चुकी है। मैं दिवालिया इसलिए कह रहा हूँ कि अगर
یہ قرضے نہ لے، جو انہوں نے قرضوں کے جو پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، اگر یہ قرضے نہ لیں تو پاکستان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ قرضے لے کر ترقیاتی منصوبوں کو بھی کٹ کر رہے ہیں، ترقیاتی منصوبوں کی رقم بھی خرد بر ہو رہی ہے اور ادھر ادھر جا رہی ہے اور نہ جانے کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر یہ یقین دلایا گیا ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور پیپلز پارٹی اس مفروضے میں بھی آ گئی ہے کہ اگلی حکومت بھی اس کی ہوگی، اس کے بارے میں کل میں اپنے ویلاگ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہوگا، وزارت عظمیٰ اسے نہیں ملے گی، وزارت عظمیٰ اسے ملے گی جس کے نام کا ابھی کسی کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ جہانگیر ترین گروپ کی قیادت میں اگلا گروپ اتحاد بنے جو حکومت میں آئے گا، پیپلز پارٹی اس الائنس میں شامل ہوگی تب بھی، اور اگر وہ نئی مسلم لیگ بنا کر اس کی قیادت میں الیکشن لڑاتے ہیں تو تب بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ جونیئر پارٹنر کے طور پر رہے گی، سندھ کی حکومت اسے ملے گی، مرکز میں اسے وزارتوں میں حصہ ملے گا، وزارت عظمیٰ نہیں ملے گی۔ یہ حیرت کی بات اپنی جگہ ہے کہ بلاول علی بھٹو نیا سلیکٹڈ بننے کے لیے کس طرح تیار ہو گئے، جبکہ ان کی اب تک کی جو سیاست ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہم عمران خان کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، پپٹ ہے، کٹھ پتلا ہے۔ تو عمران خان کی جگہ لینے کے لیے بلاول تیار ہو گئے، تو ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ انہوں نے سود و زیاں کا حساب لگا لیا ہوگا، اور مسلم لیگ جو ہے، پیپلز پارٹی نے چلیے ایک فیصلہ کر لیا بھلا یا برا، مسلم لیگ نے کیا فیصلہ کرنا ابھی واضح نہیں ہے، اور اسی بیچ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کو پھر سے متحرک کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ پی ڈی ایم کو پھر سے متحرک کرنے کا فیصلہ اس سے پہلے بھی 3-4 مرتبہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہوتا ہے اور پھر ٹھس ہو جاتا ہے اور پھر کوئی خبر نہیں آتی کہ پی ڈی ایم کہاں ہے۔ اب دیکھیے آج کے اجلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا واقعی یہ سرگرمی عمل ہوتا ہے یا نہیں، یہ سرگرمی عمل ہوتا ہے یا نہیں، سرگرمیاں شروع ہونے والی ہیں۔ ناظرین، یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، اور اسی اطلاع پر آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔